एक ऐसा पत्थर जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है और किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। उस पत्थर की तलाश में जब कुछ लोग उसे ढूंढते हुए जमीन के नीचे बने कब्रिस्तान को क्रॉस करते हुए कुछ ऐसी गुफाओं में पहुंच जाते हैं जो उन्हें सीधा नर्क में ले जाती हैं और उन नर्क की गुफाओं में उन्हें अपने लाइफ में किए हुए बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। कुछ लोग तो इस सजा की वजह से खुद की जान भी गवा देते हैं। ये सब लोग कौन हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे, यह सब जानने के लिए चलिए करते हैं मूवी की शुरुआत। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है स्कारलेट नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उसके डैड भी आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक रहस्यमय पत्थर की तलाश में लगा दी, लेकिन जब उन्हें वह पत्थर नहीं मिला तब उन्होंने इस गम में खुदकुशी कर ली। और स्कारलेट भी अब उसी पत्थर की सच्चाई जानने के लिए उसकी तलाश में निकल चुकी है, लेकिन फिलहाल वह नहीं जानती कि यह पत्थर कहाँ है। इस रहस्यमय पत्थर को नाम दिया गया है फिलोसफर स्टोन। इस स्टोन को ढूंढते हुए वह ईरान पहुंचती है जहां पर पुरानी ऐतिहासिक गुफाओं को कुछ ही देर बाद नष्ट किया जाने वाला है। स्कारलेट ईरान पहुंचकर एक आदमी से मिलती है जिसका नाम रेजा है। रेजा उसे उन गुफाओं तक पहुंचाता है जहां वह जाना चाहती थी। उन गुफाओं में उसे बैल की मूर्ति दिखती है। उस मूर्ति पर बहुत सारे शब्दों को लिखा गया था जिन्हें वह अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। तभी गुफाओं का ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। इसी बीच वह अपने डैड को उन गुफाओं में खुदकुशी करते हुए देखती है और यह देखकर वह बहुत डर जाती है। स्कारलेट जल्दी से उन गुफाओं के ब्लास्ट होने से पहले वापस रेजा के घर पहुंच जाती है। कुछ दिनों के बाद स्कारलेट अपने दोस्त बेंजी की मदद से एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। स्कारलेट उस वीडियो में उस रहस्यमयी फिलोसफर स्टोन के बारे में बताती है। स्कारलेट वीडियो में कहती है कि यह पत्थर 600 साल पहले निकोलस फ्लेमल नाम के एक आदमी ने बनाया था। स्कारलेट वीडियो में उस घर को भी दिखाती है जहां अब निकोलस का मकबरा बना है। निकोलस का पूरा घर अब एक म्यूजियम बन चुका है। स्कारलेट जब वीडियो में निकोलस के मकबरे के पत्थर को दिखाती है तब वह इस बात का जिक्र करती है कि उसके डैड का यह मानना था कि इसी पत्थर पर उस रहस्यमयी फिलोसफर स्टोन की लोकेशन छिपी हुई है। इस वीडियो को शूट करने के बाद स्कारलेट अपने एक पुराने खास दोस्त के पास जाती है जिसका नाम जॉर्ज है। वह उससे कहती है कि मैं उस रहस्यमयी फिलोसफर स्टोन को ढूंढते हुए ईरान गई थी और वहाँ मुझे रोज की मिल चुकी है जो कि उस फिलोसफर स्टोन को ढूंढने में हमारी मदद करेगी, लेकिन उस रोज की को ट्रांसलेट करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जॉर्ज भी अब स्कारलेट की मदद करने के लिए हाँ कर देता है। स्कारलेट के पास अब रोज की भी थी और ट्रांसलेटर भी। उसे बस निकोलस के म्यूजियम में रखा हुआ उसके मकबरे का पत्थर चाहिए था। स्कारलेट जॉर्ज की मदद से निकोलस म्यूजियम में पहुंचकर उसके मकबरे के पत्थर पर लिखे शब्दों को रोज की में लिखे शब्दों से मेलजोल करके यह पता लगा लेती है कि उस रहस्यमयी फिलोसफर स्टोन की लोकेशन इसी मकबरे के पत्थर के बैक साइड में लिखी है। लेकिन जब वह उस पत्थर को दीवार से नीचे उतारते हैं तो वह देखते हैं कि इस पत्थर के पीछे तो कुछ भी नहीं लिखा है। स्कारलेट अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर की बैक साइड पर कुछ केमिकल फेंकती है जिसकी वजह से उन्हें उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। वह उस पत्थर पर लिखे हुए शब्दों की फोटो खींच लेते हैं और बाहर आकर पत्थर पर लिखे हुए उन शब्दों को ट्रांसलेट करने लगते हैं। जॉर्ज उन सभी शब्दों को ट्रांसलेट तो कर लेता है लेकिन अभी भी वह सभी शब्द एक पहेली की तरह उलझे हुए थे। इसी बीच स्कारलेट अपने डैड की लिखी हुई एक नोटबुक निकालती है। उस नोटबुक की मदद से जॉर्ज और स्कारलेट दोनों इस पहेली को सॉल्व कर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस रहस्यमयी फिलोसफर स्टोन को कब्र और नर्क के बीच में रखा गया है। उसके डैड की नोटबुक में लिखी हुई बातों से उन्हें पता चलता है कि उस पत्थर को बनाने वाला निकोलस डेविल्स में विश्वास करता था। वह जानता था कि 741 नंबर डेविल का है और नर्क जमीन से 741 फीट नीचे है। वह दोनों अब यह समझ जाते हैं कि निकोलस ने इस फिलोसफर स्टोन को कब्र और नर्क के बीच में रखा है, यानी कि 741 फीट का आधा जो कि बनता है 370.5 फीट। स्कारलेट उनसे कहती है कि अभी हम पेरिस में हैं और पेरिस में ऐसे कई कब्रिस्तान हैं जिन्हें जमीन के नीचे टनल में बनाया गया है। स्कारलेट और जॉर्ज दोनों मिलकर पेरिस का टनल मैप और कैराकॉम मैप स्टडी करने लगते हैं जिससे उन्हें उस लोकेशन का पता चल जाता है जहां पर फिलोसफर स्टोन को रखा गया है। स्कारलेट जॉर्ज से कहती है कि हमें जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचकर जमीन के नीचे जाने वाले रास्तों को ढूंढना होगा, लेकिन जॉर्ज इस बार स्कारलेट का साथ देने के लिए मना कर देता है। अगले दिन स्कारलेट बेंजी के साथ मिलकर उस कैटाकॉम में पहुंच जाती है। उस कैटाकॉम में उन्हें बहुत सारी लाशों के अवशेष मिलते हैं। वैसे इस कब्रिस्तान में 60 लाख लोगों की लाशों को रखा गया था। इस कब्रिस्तान में वह उस रास्ते को ढूंढने लगती है जहाँ से फिलोसफर स्टोन तक पहुँचा
पहुंचा जा सकता था। इसी बीच एक अनजान लड़का जो वहीं पास में बैठा था स्कारलेट को एक क्लब में जाने के लिए कहता है, जहां तुम्हें पापलिन नाम का एक लड़का मिलेगा जो तुम्हारे उस रास्ते को ढूंढने में मदद कर सकता है। स्कारलेट जॉर्ज और बेंजी को लेकर अगले दिन उस क्लब में जाकर पेप्लॉन नाम के लड़के को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच बेंजी को वहाँ एक लड़की दिखती है जो उसे घूर कर देख रही थी। उस क्लब में थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें पेप्लॉन मिल जाता है। स्कारलेट पेप्लॉन से कहती है कि हमें कैटाकॉम्ब के अंदर जाना है और सिर्फ तुम ही वह रास्ता जानते हो जो हमें एक खजाने की तरफ ले जाएगा। और खजाने का नाम सुनते ही पेप्लॉन स्कारलेट का साथ देने के लिए हाँ कर देता है। वैसे पेप्लॉन वह लड़का है जो कई बार कैटाकॉम्ब के नीचे बने कई गुप्त रास्तों को जानता है। अगले सुबह पेप्लॉन स्कारलेट और उसकी टीम को कैटाकॉम्ब के पास की एक लोकेशन पर बुलाता है। वह उसे अपनी टीम से मिलाता है जिसमें सॉक्सी और जेड है। अपनी टीम से मिलाने के बाद पेप्लॉन अपनी गाड़ी में से खोज के लिए जरूरी सामान उन्हें अपने पास रखने के लिए कहता है। वैसे अभी तक हमने आपकी मुलाकात बेंजी से नहीं करवाई है। स्कारलेट की ज्यादातर वीडियोस को बेंजी ही शूट करता है। सभी अब जमीन के 370 फीट नीचे जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। वह सभी टनल्स में से होते हुए गुप्त रास्तों के पास पहुंच जाते हैं, जहां जॉर्ज उन सभी के साथ आने के लिए मना करता है, लेकिन वह स्कारलेट से प्यार करता है और वह उसे अकेले उस नर्क की गुफा में नहीं भेज सकता था। इसीलिए वह स्कारलेट के साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। पेप्लॉन जो अपने साथियों के साथ पहले भी कैटाकॉम्ब के नीचे बनी उन गुफाओं में घूम चुका है, वह उन्हें रास्ता दिखाता है आगे बढ़ने का, लेकिन उन गुफाओं से घूमते हुए वह वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। इसी बीच उन सभी को एक फोन की रिंग बजने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनने के बाद सभी उस तरफ जाने लगते हैं जहां से उन्हें वह रिंग सुनाई दी थी। तभी जॉर्ज को अपने सामने एक पियानो दिखता है। वह पियानो देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा जॉर्ज अपने बचपन में प्ले किया करता था, लेकिन जो पियानो उसके घर में था उसकी A4 की काम नहीं करती थी। जॉर्ज इस पियानो पर एक गाना प्ले करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस पियानो की A4 की भी काम नहीं कर रही है और यह देखकर जॉर्ज बहुत हैरान होता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक टेलीफोन दिखता है जिसे उठाने पर स्कारलेट को किसी की आवाज सुनाई देती है। इसी बीच उन्हें अपने सामने एक लड़का दिखता है जो कि पेप्लिन का दोस्त था। वह उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वैसे उसका नाम ला टोपे है। वह काफी समय पहले पेप्लिन और उसके दोस्तों के साथ इन गुफाओं में घूमने आया था, लेकिन वह इन गुफाओं में ही कहीं खो जाता है। लेकिन पेप्लिन और उसके दोस्त उसे ढूंढने की बजाय वहाँ से चले जाते हैं। ला टोपे को अपने सामने देख पेप्लिन उससे बात करने लगता है, मगर ला टोपे उससे बात करने की बजाय वहाँ से जाने लगता है। वह सभी मिलकर अब ला टोपे के पीछे पीछे चलने लगते हैं। ला टोपे उन्हें अपने साथ गुफाओं में से होता हुआ एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर एक कुआं था। उस कुएं की गहराई बहुत ज्यादा थी। उन सभी के पास इस कुएं में उतरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह सभी रस्सियों की मदद से उस कुएं के नीचे चले जाते हैं। नीचे उतरते समय बेंजी की रस्सी टूट जाती है और वह नीचे जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में चोट आ जाती है। स्कारलेट जल्दी से बेंजी का ट्रीटमेंट करती है। वहाँ पहुँचने के बाद वह सभी देखते हैं कि यहाँ तो रास्ता ही बंद है, लेकिन एक पत्थर पर उन्हें एक गिद्ध के पंख दिखते हैं जो कि उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे थे। स्कारलेट अपने बैग से अपने डैड की नोटबुक निकालती है और उसकी मदद से वह इस कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। वहाँ से निकलते ही वह अब एक ऐसे कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पर फिलोसोफर स्टोन को बनाने वाले निकोलस फ्लेमल की 600 साल पुरानी डेड बॉडी को रखा गया था, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी गली नहीं। उस कमरे की दीवारों और अपने डैड की नोटबुक में लिखी हुई बातों के जरिए वह उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। स्कारलेट सभी से अपनी अपनी टॉर्च की लाइट बंद करने के लिए कहती है। इसी बीच उन्हें उस कमरे में बने एक तालाब में से रोशनी नजर आती है। स्कारलेट जल्दी से उस रोशनी का पीछा करते हुए पानी में कूद जाती है और उसे पानी में जाता देख सभी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। वह सभी उस रोशनी का पीछा करते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां एक तरफ बहुत सारा सोना रखा हुआ था और दूसरी तरफ इजिप्ट देवी देवताओं की तस्वीरें थी। स्कारलेट जिसका मेन मकसद उस फिलोसोफर स्टोन की तलाश करना था, वह उन देवी देवताओं की तस्वीरों की तरफ जाती है और पेप्लिन और उसके दोस्त खजाने की तरफ जाते हैं। स्कारलेट जॉर्ज की मदद से दीवार पर बनी हुई इजिप्ट देवी देवताओं की तस्वीरों को स्टडी करने लगती है और उन्हें स्टडी करते हुए उसे वह रहस्यमयी फिलोसोफर स्टोन मिल जाता है और इस फिलोसोफर स्टोन को ढूंढकर वह बहुत खुश होती है, क्योंकि इस रहस्यमयी फिलोसोफर स्टोन को ढूंढने का सपना उसका ही नहीं उसके डैड का भी था और वह आज पूरा हो चुका है। पेप्लिन और उसके फिलोसोफर स्टोन को ढूंढने का सपना उसका ही नहीं उसके डैड का भी था और वह आज पूरा हो चुका है। पेप्लिन और उसके साथी अपने सामने इतना ज्यादा सोना देखकर उसे चुराने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उस कमरे की छत से बहुत सारे पत्थर उन पर गिरते हैं, जिसकी वजह से साक्षी घायल हो जाती है।
स्कारलेट जल्दी से उस पत्थर को लेकर साक्षी के साथ टच करती है और देखते ही देखते साक्षी की बॉडी पर आई हुई चोटें गायब हो जाती हैं। साक्षी के ठीक होने के बाद पेपलिन अपने पुराने दोस्त लाटोपे को आवाज लगाने लगता है, लेकिन लाटोपे उस कमरे से गायब हो जाता है। उसकी ज्यादा परवाह न करते हुए वह सभी उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी स्कारलेट की नजर दीवार पर बनी एक तस्वीर पर जाती है जो कि ऊपर और नीचे से देखने पर एक जैसी ही लग रही थी। स्कारलेट यह समझ जाती है कि इस जगह से निकलने का रास्ता हमें नीचे मिलेगा। स्कारलेट दीवारों पर पड़ती है कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। स्कारलेट जहाँ खड़ी थी वहाँ पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ था और वह एक पत्थर की मदद से जमीन को खोदने लगती है। तभी वह देखते हैं कि वहाँ इकट्ठा हुआ सारा पानी एक छेद में से होकर एक गहरे कुएं में जा रहा है और अब वह सभी उस कुएं में से होते हुए एक कमरे में पहुँचते हैं जो कि देखने में बिल्कुल वैसा ही था जहाँ उन्हें वह विलासपर स्टोन मिला था। अब जब वह कमरा बिल्कुल पिछले वाले कमरे की तरह था तो वह उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता जानते थे। इस कमरे को क्रॉस करने के बाद वो पहुंचते हैं अगले कमरे में जहां पर फिलॉसफर स्टोन को बनाने वाले निकोलस की डेड बॉडी रखी गई थी। इसी बीच उन सब की नजर पेपलिन के पुराने दोस्त लाटोपे पर पड़ती है, लेकिन इस बार लाटोपे देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। साक्षी उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है, लेकिन इस बार लाटोपे साक्षी पर हमला करके उसे मार देता है। स्कारलेट जल्दी से फिलॉसफर स्टोन की मदद से साक्षी को जिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पत्थर से साक्षी की जान नहीं बचा पाई। वह सोचती है कि शायद यह पत्थर सिर्फ एक बार ही काम करता हो। लाटोपे साक्षी को मारने के बाद वहाँ से गायब हो चुका था। साक्षी को खोने के बाद वह आगे बढ़ने लगते हैं। वह एक कुएं के पास पहुँचते हैं। वह सभी अब कुएं में से होते हुए वहाँ से और नीचे जाने लगते हैं। बेंजी जो सबसे लास्ट में आने वाला था उसे वहाँ पर वह लड़की दिखती है जो उसे शुरू में पेपलिन को ढूंढते हुए मिली थी। उस लड़की को देखने की वजह से बेंजी सीधा नीचे जमीन पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। बेंजी की मौत को देखकर वह सभी वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच जॉर्ज को बीच रास्ते में अपना भाई दिखता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्कारलेट जॉर्ज के पास जाकर उसे समझाती है कि तुम्हारा भाई बहुत समय पहले मर चुका है और भला वह यहाँ कैसे हो सकता है। तभी उन्हें अपने सामने एक जलती हुई गाड़ी दिखती है जिसमें एक लड़का बैठा था और अब वह लड़का पेपलिन को अपनी तरफ खींचने लगता है। देखते ही देखते वह लड़का पेपलिन को मार देता है। स्कारलेट अब समझ जाती है कि वह नर्क में पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी बुरे कर्म किए हैं उन सब का भुगतान उन्हें इस नर्क में मिल रहा है। अब वह सिर्फ 3 ही बचे थे। इसी बीच दीवार में से एक मरा हुआ इंसान निकलकर जॉर्ज पर हमला करके उसे घायल कर देता है। स्कारलेट जॉर्ज को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। वह फिलॉसफर स्टोन की मदद से जॉर्ज को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज के घाव ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्कारलेट सोचने लगती है कि शायद यह स्टोन असली नहीं है, इसलिए वह जल्दी से वापस उस कमरे में जाने लगती है जहाँ पर उसे वह फिलॉसफर स्टोन मिला था। लेकिन उस कमरे में पहुंचकर उसे एक शीशा दिखता है जिसमें वह अपना चेहरा देखती है और अपना चेहरा देखकर वह समझ जाती है कि वह पत्थर रियल है और उस पत्थर की सभी शक्तियाँ स्कारलेट में आ चुकी हैं। अब वह जल्दी से वापस जॉर्ज के पास जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में उसे अपने डैड दिखते हैं। स्कारलेट अपने डैड के पास जाकर उन्हें गले लगाती है। स्कारलेट के डैड ने मरने से पहले उसे कॉल की थी, लेकिन स्कारलेट ने उस कॉल का रिस्पांस नहीं दिया था और अपनी इसी गलती को वह अपने डैड के सामने कहती है। यह कहने के बाद वह जॉर्ज के पास पहुंचती है। स्कारलेट जॉर्ज को अपने हाथों से पकड़कर उसके माथे पर किस करती है और इसके तुरंत बाद जॉर्ज ठीक हो जाता है। उसके सभी जख्म जो उसके शरीर पर थे वह सभी गायब हो चुके थे। जॉर्ज के जिंदा होते ही स्कारलेट उससे पूछती है कि तुम्हें तुम्हारा भाई क्यों दिख रहा था। तब जॉर्ज उसे बताता है कि बचपन में मेरा भाई एक जगह फंस गया था। मैंने उससे वायदा किया था कि मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं सही समय पर उसके पास नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से मेरे भाई की मौत हो जाती है। इसी बीच उन्हें यहाँ से निकलने के लिए एक कुआं दिखता है। अब वह सिर्फ 3 ही बचे थे, जॉर्ज, स्कारलेट और जेड जो कि पेपलिन का दोस्त था। वह तीनों एक साथ मिलकर उस कुएं में छलांग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वह एक कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक लोहे का ढक्कन दिखता है और उस ढक्कन को खोलकर जैसे ही वह तीनों बाहर निकलते हैं वह अपने सामने इंसानी दुनिया देखते हैं, यानी कि अब वह नर्क से बाहर निकल चुके थे। उस नर्क से बाहर निकलने के बाद वह तीनों इस बात की खुशी बनाए या फिर गम वह यह सोच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस नर्क में उन्होंने अपने साथियों को खोया है। लेकिन फिर भी वह तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उस रहस्यमयी फिलॉसफर स्टोन को ढूंढने के बाद उसकी सभी शक्तियाँ अब स्कारलेट में समा चुकी हैं और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।